वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज का हमारा क्लास फर्स्ट क्लास का कंटिन्यूएशन होगा और फर्स्ट चैप्टर का कंटिन्यूएशन होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है इसमें वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस यूनिट। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस यूनिट। तो हम लोग आज बेस यूनिट की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। अब किसी का प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या एबिलिटी है, या उसके अंदर क्या क्वालिटी एबिलिटी होनी चाहिए। तो जो बेस यूनिट की पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो है इनवेरिएबिलिटी। मीन्स बेस यूनिट की पहली क्वालिटी है इनवेरिएबिलिटी। अब इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनवेरिएबिलिटी का मतलब जो चेंज ना करता हो। इससे अभिप्राय यह है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट होंगे जो पोजीशन या क्लाइमेटिक या किसी भी प्रकार के चेंज होने से चेंज ना हो रहे होंगे, या उसमें ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे ये एबिलिटी इनवेरिएबिलिटी कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसको लिख के। द स्टैंडर्ड यूनिट must be fixed और unchanged। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि it should not be changed for any climatic और अदर चेंजेस। किसी क्लाइमेटिक और किसी दूसरे प्रकार के चेंज होने से भी ये चेंज ना हो रहा हो। अब अदर चेंजेस में जैसे पर्सन टू पर्सन जाने से, या पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं एक प्रकार का टाइप, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है अदर चेंजेस के अंदर। तो हम देखेंगे कि जो क्लाइमेटिक चेंज होने से ना चेंज हो, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाने से ना चेंज हो, ऐसी एबिलिटी को हम रखेंगे इन वेरिएबिलिटी के अंदर में। तो आइए अब हम अगर एक एग्ज़ाम्पल लें और एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि लेंथ ऑफ हैंड ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। सो अगर हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ हैंड ऑफ पर्सन्स, अगर हम लोगों के हाथ को एक स्टैंडर्ड मानने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा कि अगर ये कोई एडल्ट होगा तो उसके लिए ये डिफरेंट होगा लेंथ उसकी हैंड की, और जब ये चाइल्ड होंगे तो उसके लिए डिफरेंट होंगे। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि ये दोनों के लिए सेम नहीं हो रहे। तो हम क्या कहेंगे कि ये इनवेरिएबिलिटी को नहीं फॉलो कर रहे, या ये इनवेरिएबल नहीं हो रहे। तो हम इस प्रकार लेंथ ऑफ हैंड्स ऑफ पर्सन को इनवेरिएबिलिटी के अंदर नहीं रखेंगे, या ये उसका मानक नहीं बन पाएगा। तो आइए जो एक और एग्ज़ाम्पल हो सकता है वो, अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर फॉर एडल्ट के लिए भी, फॉर चाइल्ड के लिए भी, और फॉर डिफरेंट लोकेशंस के लिए भी, जैसे पटना में हो या आगरा में हो या कहीं और जगह भी हो, तो 1 किलोमीटर विल बी फिक्स फॉर ऑल द पर्सन या ऑल द एग्जामिनर, जो भी इसको एग्जामिन करना चाहे। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये एक इनवेरिएबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, सपोज ये ए एग्जाम्पल था और ये बी एग्जाम्पल था, तो ये वाले नहीं फॉलो हो रहे हैं और ये वाले फॉलो हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होगी
बेस यूनिट की वो होनी चाहिए या होनी पड़ेगी, तभी हम उसे क्या कह पाएंगे बेस यूनिट। वो क्या है? अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी, सो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारी सेकंड क्वालिटी इसकी। अगर अवेलेबिलिटी हम कह रहे हैं तो इससे मतलब ये है कि वो हर जगह ही अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ जगहों पर अवेलेबल है और मीन्स कुछ जगहों पर ना अवेलेबल हो, तो हम उसे मानक नहीं बना सकते क्योंकि वो सबके रीच का नहीं हो पाएगा। तो हम अवेलेबिलिटी को क्या कह सकते हैं, या अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम स्टैंडर्ड यूनिट को कैसे कहेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट should be available एवरीवेयर। जब ये हर जगह उपलब्ध होंगे तभी तो हम इसको स्टैंडर्ड बना पाएंगे, वरना ऐसा होगा कि ये तो हर जगह सबके रीच में होंगे ही नहीं। तो ऐसा चीज़ जो सबके रीच में ना हो उसको स्टैंडर्ड बनाने का फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हम जैसे कहेंगे कि कुछ भी एग्ज़ाम्पल जैसे लीटर मापने के लिए, तो हम लीटर में जैसे 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू कहें 1000 ml, इसको मान करके एक मानक बना ले तो हम ये लीटर ये हर जगह ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। सो हम कहेंगे कि ये सारी क्वालिटी हमारे बेस यूनिट के अंदर में होना चाहिए, वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। और जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो इनवेरिएबिलिटी थी, मीन्स वो पोजीशन और पर्सन या और भी किसी प्रकार के चेंज होने से ना चेंज हो रहा हो, तब हम उसे इनवेरिएबल कहते थे। तो अब जो है हमने अपने प्रीवियस क्लास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे, जिसमें से हम कुछ के साथ तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहले से ही हम उस 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में फेमिलियर हैं, पर कुछ को हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो हम ब्रीफ आइडिया सबके लिए थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं। तो हम फ्रॉम 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उसमें से हम छोटे छोटे ब्रीफ आइडिया रखेंगे सबके ही रिगार्डिंग, जिसमें से कई तो हम अच्छे से जानते हैं और कुछ के संदर्भ में सीखेंगे। तो जो हमारा पहला था, अगर या पहला हम कहे कि हमारा पहला अगर मीटर हो, तो हम मीटर को क्या कहेंगे, हम सबके लिए एक छोटा छोटा लिख कर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो मीटर क्या हो सकता है, हम मीटर दूरी मापने का एक मानक हो सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मीटर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। So meter is a unit for measurement of distance. So दूरी मापने के लिए मीटर जो है हमारा एक यूनिट हो सकता है। तो हम पहले के लिए हम इतना ही रखते, क्योंकि इनसे तो हम अच्छी से फेमिलियर हैं, तो इसमें हमें इतने आइडिया से हमारा काम बन सकता है। जो दूसरा हम अगर कहें किलोग्राम, इससे भी हम अच्छे से जानते हैं, तो इसके संदर्भ में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भार को मापने का या किसी का मास को मापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट हो सकता है। तो हम इसको भी इस प्रकार कहें कि इट इज़ द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। ये मास को मापने का यूनिट है, इस प्रकार अगर हम कहें। और एक छोटी सी आइडिया रखने के लिए हम ये कहें कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब
of water, 1000 centimeter cube of water is almost equivalent to 1 kg, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 kg। और 1 मीटर हम इस तरह से 100 सेंटीमीटर उतना आइडिया रखें तो भी हमारा बात बन सकता है। जो सेकेंड हो गया हमारा किलोग्राम, जो थर्ड है अगर हम उसको देखें तो वो है सेकेंड, जो हमारा थर्ड है वो है सेकेंड। तो सेकेंड हमारे लिए किस चीज़ को मापने का मानक है, तो टाइम ड्यूरेशन को मापने का मानक सेकेंड है। तो हम इस प्रकार कहेंगे कि इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सो टाइम गैप को मापने का ये एक मानक होता है, टाइम गैप को मापने का ये एक मानक होता है। ओके, अब जो हमारी फोर्थ चीज़ है वो है एम्पियर, जो कि करंट को मापने के लिए होती थी। तो इस प्रकार से एम्पियर जो है ये करंट को मापने का एक मानक है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को मापने का एक मानक है। तो इसे हम इस प्रकार डिफाइन करें कि इट इज़ द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इट इज़ द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने का ये एक मानक हो सकता है। अब अगर इसके संदर्भ में एक छोटा सा आइडिया हम ये रखें कि करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए फ्लो हो रहा है, उसका मेजरमेंट हम करंट के रूप में कर सकते हैं। तो इतना आइडिया हमें इसके लिए रखना अच्छा रहेगा। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा है केल्विन। सो नेक्स्ट इज केल्विन। सो केल्विन भी जो हमारा यूनिट है वो फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मापने का मानक हो सकता है, आधार हो सकता है। अब जो अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर को समझना चाहेंगे तो ये इक्वल होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। अभी हम इसमें इतना समझ लेते हैं कि एक टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पर तीनों ही स्टेट होते हैं वाटर के लिए, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इस प्रकार 1 केल्विन जो होता है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिफाइन किया गया है। अब जो हमारी 6th है फंडामेंटल यूनिट वो है आपको मोल। सो मोल हमने समझा था कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने का मानक है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मापने का जो मानक है, मात्रा को मापने का जो मानक है, उसको हम मोल कह सकते हैं। अब 1 मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। तो 1 मोल हम कहते हैं कि 1 मोल किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस का अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे कह सकते हैं। तो आइए पहले इसको लिखते हैं फिर हम समझते हैं। 1 मोल ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस
1 मोल ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस विल कंटेन, उसके अंदर होंगे, क्या होंगे, विल कंटेन as many molecules, as many molecules और एटम्स। अगर छोटे होंगे तो उसमें सिर्फ एटम ही होंगे, और अगर कोई लार्ज सब्सटेंस होगा तो उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एज मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स एज देयर आर number of atoms in 0.012 kg of कार्बन 12, जितने कार्बन 12 के 0.02 kg में अगर हम कार्बन 12 के 0.012 kg लें तो उसमें जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम अगर किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस में होंगे तो हम कहेंगे कि वो उस सब्सटेंस का 1 मोल है। सो ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें कितना ये रिमेंबर करना है। 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम, इसमें जितने एटम्स होंगे उसके इक्विवेलेंट एटम उस स्पेसिफिक सब्सटेंस में जब हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो उस स्पेसिफिक सब्सटेंस का 1 मोल है, या हमने उस स्पेसिफिक सब्सटेंस का 1 मोल लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कैंडेला। हमने देखा था ये लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए होता है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, it is the standard unit for measurement of luminous intensity. So luminous intensity, सो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने का जो है वो मानक है। अब हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझना जरूरी है, तो हम इस प्रकार अब देखते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमें बताता है कि इट इज़ द मेजर of quantity of visible light. It is the measure of quantity of visible light that is emitted in unit time, means एक इकाई टाइम में जो जितने अमाउंट ऑफ लाइट पास हुए हैं पर यूनिट एरिया में, मीन्स एक यूनिट एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट एरिया, नॉट ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग सॉलिड एंगल में कंसीडर करते हैं। सो पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि कैंडेला जो है वो लाइट की इंटेंसिटी मापने का मानक है। और इंटेंसिटी किस प्रकार मापेंगे कि किसी एक इकाई सॉलिड एंगल से एक इकाई समय में कितने क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट पास हुए, उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे, जिसका की यूनिट कैंडेला होता है। तो इस प्रकार हमने 7 फंडामेंटल यूनिट का एक ब्रीफ आइडिया किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो डायमेंशन जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है।
अब डायमेंशन क्या होता है, तो जैसे जब भी कभी हमें सपोज एक एरिया बनाने का होगा, एरिया कंसीडर करने का होगा, तो उसके अंडर में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक लेंथ की, फिर विड्थ की ज़रूरत हो सकती है। तो इस प्रकार हम एरिया बना सकते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया बनाने के ये डायमेंशन हैं, लेंथ और विड्थ। ठीक, अब इसी प्रकार अगर हमें वॉल्यूम कंसीडर करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीज़ें हमें मिले तो हम वॉल्यूम कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ें वॉल्यूम की डायमेंशन होती है। तो हम इसी प्रकार किसी भी चीज़ की डायमेंशन समझने को एक आइडिया ले सकते हैं कि उसमें आने वाली जितनी भी पैरामीटर्स हैं वो उसका डायमेंशन हो सकता है। अब जैसे हम फिजिक्स के टर्म में कुछ और भी चीज़ देखें, जैसे हमने कहा वेलोसिटी, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे लेंथ अपॉन टाइम। सो लेंथ अपॉन टाइम जब कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, एल टी माइनस वन। सो अगर एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इसकी डायमेंशन कहेंगे तो एल टी माइनस वन और टी इनवर्स ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो सकती है। तो इस प्रकार हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि डायमेंशन क्या होते हैं। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आने वाली पैरामीटर्स उसकी डायमेंशन कहलाती है। तो इस प्रकार अब हम एक डायमेंशन का एक छोटा सा आइडिया लिख सकते हैं। सो डायमेंशन क्या है, तो आइए देखते हैं। तो हम इसको पहले समझा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आने वाले पैरामीटर्स उसके डायमेंशंस हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हेन ए क्वांटिटी is expressed in terms of the exponent of a base quantity, ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का। जैसे वेलोसिटी में लेंथ अपॉन टाइम था, तो हमने लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटी था और टाइम जो है वो भी बेस क्वांटिटी था। तो इनके पावर्स के टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग फिर कहे कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा, व्हेन ए क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी of an expression, then it is called dimension of that quantity. तो जब भी कभी हम किसी क्वांटिटी को उसके बेस यूनिट्स के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं और लिखते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो उसका डायमेंशन है। अब डायमेंशन में कुछ चीज़ें होना या डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनका होना अनिवार्य है। अगर वो ना हो तो फिर डायमेंशन में प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार जो जो चीज़ें वो फॉलो होती है डायमेंशन के लिए, वो है कि होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन इन ए इक्वेशन होना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है, पहले हम इसे लिखते हैं फिर समझते हैं। सो होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन इन ए इक्वेशन। तो पहले हम बारी बारी से
तीन है तो तीन को लिख ही लेते हैं, तीन इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर उनको एक एक करके समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन होना चाहिए। जो सेकंड है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट होना चाहिए, सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होना चाहिए। जो हमारी थर्ड है वो है रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये तीन चीज़ होती है किसी भी डायमेंशन की प्रॉपर्टी कह सकते हैं या उसके अंदर होनी चाहिए। तो जो हमारा पहला था वो था होमोजीनिटी, सो हम क्या कहेंगे, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी में जो होमो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, मीन्स सेम होने से क्या मतलब है, अगर हम इसको डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से पहले समझे तो हम अगर ऐसा कहे कि हमने 10 kg आम इकट्ठा किया और कैसे या 10 kg कुछ भी इकट्ठा किया। सो सपोज़ यहाँ पर हम पैरामीटर्स लिख लेते हैं, हमने क्या फिजिकल क्वांटिटी कलेक्ट किया। सो सपोज़ हमने 10 kg आम कलेक्ट किया, तो इसमें हमने कुछ इस प्रकार कलेक्ट किया कि फर्स्ट टाइम हमने 7 kg का आम कलेक्ट किया और नेक्स्ट टाइम हमने 3 kg का आम कलेक्ट किया। तो हमारा कहने का यह अभिप्राय है कि 10 kg आम कैन बी इक्वल टू 7 kg आम प्लस 3 kg आम और 5 kg आम प्लस 5 kg आम, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 5 kg आम एंड 5 kg अनार। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक इक्वेशन के दोनों साइड्स जो पैरामीटर होते हैं वो सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि इधर एक्सेलरेशन है और इधर वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होमोजेनिटी को मेंटेन होना पड़ेगा। तो आइए अब इतना समझने के बाद हम होमोजेनिटी को इन वर्ड्स लिखते हैं। सो क्या है, इन एन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ all the terms must be same, उसमें सारे टर्म्स के डायमेंशन को सेम होना पड़ेगा। तो अभी हमने एक मीन्स नॉन फिजिक्स एग्जाम्पल लिया, अब एक फिजिक्स के टर्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन हो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। सो जब हम इसको देखेंगे तो ये जो हमारा पहला पार्ट है u इंटू टी, इसका अगर हम डायमेंशन चेक करने का ट्राई करेंगे तो जो हमारा u है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम एंड अगेन टाइम से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका डायमेंशन लेंथ आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम हाफ AT² कंसीडर करेंगे तो हाफ तो हमारा एक नंबर है, तो इससे पैरामीटर पे तो कुछ नहीं होगा, तो हम इसे अगर हटाएं और सिर्फ इसको ही देखें तो एक्सेलरेशन के लिए LT² होगा, फिर T² से नीचे का T² कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि AT² का भी जो डायमेंशन है वो लेंथ ही है। तो इस प्रकार हमने देखा इधर का भी डायमेंशन लेंथ और इधर का भी डायमेंशन लेंथ। सो S का जो इधर में डायमेंशन है, ये हम डिस्टेंस ही मेज़र कर रहे थे, तो वो ही आपको ये दो टर्म्स के लिए भी है। तो इस प्रकार ये होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल को मान रहा है। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल अगर कंसीडर करें, v² इज इक्वल्स टू u² माइनस ऑफ 2as। तो ये तो देखिए वेलोसिटी ही है, ये भी वेलोसिटी के लिए होता है, तो इन दोनों का डायमेंशन ऑब्वियसली सेम ही होगा। तो इसका डायमेंशन अगर हम वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन चेक करना चाहेंगे तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा।
ये होना चाहिए। तो अब अगर हम सिर्फ इसकी डायमेंशन को चेक कर ले तो हम कह सकते हैं कि अगर ये और ये सेम हो रहे हैं तो कहेंगे कि ये होमोजेनिटी को मान रहा है, अदरवाइज ये इक्वेशन इनवैलिड होना चाहिए। तो अब अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है ये क्या होता है L/t²। सो ये हमारा क्या होगा, अगर हम एक्सेलरेशन को देखने के लिए चाहेंगे तो L/t² हो जाएगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस करेंगे तो ये आपको L/t² इंटू L, सो ये हमारे पास क्या आएंगे L²/t²। सो ये भी इन सब के डायमेंशन को फॉलो कर रहा है और सेम हो रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो है होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आई होप कि होमोजेनिटी हम समझ चुके हैं। सो सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना। कैसे, किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना या किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना, तो इसको ही हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इस प्रकार जो हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखने वाले हैं उसमें हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएंगे। तो इसको हम पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सो कन्वर्जन ऑफ unit is done for a set of derived quantities, for a set of derived quantity, for a set of derived quantity from one set of system to other, from one set of system to other। अब पहला सिस्टम छोटा वाला हो सकता है और दूसरा सिस्टम बड़ा वाला हो सकता है, या पहला ही बड़ा वाला हो और दूसरा छोटा वाला हो। तो इस प्रकार हम वन सेट ऑफ सिस्टम से दूसरे सेट ऑफ सिस्टम में जाते हैं। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर करें, यहाँ पे, तो हम देखते हैं क्या कि 1 न्यूटन अगर हमने एक फोर्स लिया तो ये किसके बराबर होता है, मीन्स ये फोर्स का पैरामीटर है, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशंस के बराबर होगा। तो जो हम मास कंसीडर करेंगे ये 1 kg अगर मास कंसीडर करें फॉर दिस यूनिट के लिए, और हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म में हो। और अगर हम अब इसको दूसरे यूनिट में चेंज करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1 kg ये हमारा 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो ये दिस पार्ट 1 kg 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट, और 1 मीटर जो है हमारा ये 100 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज किया और सेकंड को सेकंड ही रहने दे। तो इस प्रकार हमें क्या दिखाई देगा कि ये जो है होल टर्म 3 और 2 सो 5। सो हमें ये क्या दिखाई देगा कि ये 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसे हम डाइन कहते, तो CGS यूनिट में। सो हमने क्या देखा कि 1 न्यूटन जो था हमें कितना हो गया इक्विवेलेंट टू 10⁵ डाइन के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस प्रकार हम वन सेट ऑफ सिस्टम से दूसरे सेट ऑफ सिस्टम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कन्वर्जन करते हैं किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट और किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है रिलेशन among physical quantity। relation among physical quantities।
तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से या दूसरे बेस क्वांटिटी से किस प्रकार इंटर रिलेटेड है वो हम इसमें चेक करते हैं। तो हम इसको पहले लिखते हैं फिर इसे देखते हैं। सो इफ वी प्रिडिक्ट द क्वांटिटीज upon which a particular physical quantity depends। अगर हमने किसी एक पैरामीटर, हमें भी कंसिडर करें कि हमने लेंथ लिया, तो वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इस टाइप का हमने एक प्रिडिक्शन बनाया। हमने वेलोसिटी लिया और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड हो रहा है। तो इस प्रकार हमने अगर ट्राई किया एक प्रिडिक्शन बनाने का कि वो किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोवाइडेड दैट द डिपेंडेंसी, और इस कंडीशन में कि वो डिपेंडेंसी प्रोडक्ट के टर्म में हो, डिपेंडेंसी इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप। ये जो डिपेंडेंसी है वो प्रोडक्ट टाइप का हो, देन we can derive relation for physical quantity, then we can derive relation for physical quantity। फिर उस physical quantity के लिए हम relation derive कर सकते हैं। सो physical quantity, तो हमने कहा सपोज हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने कहा कि ये हमारा लेंथ है या कोई दूरी है l, उसको हम डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से अगर समझें, तो हमारे पास सपोज कुछ हमने वेलोसिटी से कुछ डिस्टेंस कवर किया हो, कुछ टाइम तक चला हो, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो वेलोसिटी और टाइम पर निर्भर हो रहा है। तो अगर हम कंसीडर करें कि जो वेलोसिटी है उसका पावर कुछ a हो और टाइम का पावर कुछ b हो, तो इस प्रकार हम वेलोसिटी को फिर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? लेंथ पर यूनिट टाइम। सो ये कह सकते हैं कि होल पावर a। अगेन टाइम को और कुछ ब्रेक नहीं कर सकते, तो टाइम को इस प्रकार ही छोड़ देते, तो ये पावर b था। तो अब इधर से देखेंगे तो l पावर a t-1 एंड यहाँ पर हो रहा है t पावर ऑफ t-1 इंटू a, सो इट इज़ a माइनस ऑफ a, और ये जो है वो b हो रहा है। इस प्रकार हम कहेंगे l पावर a और t टू दी पावर b माइनस ऑफ a। सो इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पर l टू दी पावर 1 था। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि a इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और b माइनस a, इधर तो t है नहीं, तो इस इंस्टेंट में 0 होना चाहिए। सो हम क्या कह सकते हैं, b इज इक्वल्स टू a होना चाहिए, बट a तो हमारा 1 है। सो हम क्या कहेंगे, b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1। सो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम हो सकता है, या लेंथ जो है वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी के 1 पावर में और टाइम के भी 1 पावर में। तो इस प्रकार हम लेंथ का डिपेंडेंसी ढूंढ सकते हैं, रिलेशन ढूंढ सकते हैं वेलोसिटी और टाइम के साथ। तो यही है हमारा रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो इसका लिमिटेशन है इस डायमेंशन मेथड का, सो हम इसे कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन मेथड। इस डायमेंशन मेथड का लिमिटेशन क्या है कि ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक कि ये प्रोडक्ट के टर्म में हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हो v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2as,
जो कि एक एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रहा है, फिर ये इस वेलोसिटी को पहुंच रहा है या रीच हो रहा है। तो इस टाइप के इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये ओनली इसमें प्रोडक्ट टर्म्स नहीं है, कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। सो इस टाइप के इक्वेशन में ये मेथड काम नहीं करेंगे। तो ये है इस लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन मेथड का। अब जो हमारा कुछ टॉपिक है इसमें, छोटा छोटा पार्ट जो बस हमें सिर्फ समझ लेना चाहिए। जैसे कि हमें कहा गया नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। सो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड में हमें ये देखना है कि एक्चुअली में वर्ल्ड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो वर्ल्ड जो है सो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, सो हम क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड contains or constitutes of various or a large variety of particles। बट जो प्राइम है या मेन है, बट दी मेन पार्टिकल्स और प्राइम पार्टिकल्स जो है वो हैं हमारे, बट दी प्राइम पार्टिकल्स आर ओनली 3। और ये कौन कौन से हैं? तो पहला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बेसिकली यही तीन जो है वो मेजरली सभी पार्टिकल, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें यही तीन पार्टिकल मेजरली उन्हें फॉर्म कर रहे हैं या उन्हें बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड जो है सो मेनली और बेसिकली इस तीन पार्टिकल से बना हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।